वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 45 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन स्टेटमेंट्स को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि पाइथन स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हमारा होता है, और साथ ही में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस किया था। और इस वीडियो से अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका लूपिंग स्टेटमेंट या सिंपली इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। तो इस वीडियो में हम समझेंगे आपका फॉर लूप के बारे में, यानी कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, और कैसे इसकी मदद से हम अलग अलग चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कोई डिसीजन मेकिंग में, उनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंपली एक कंडीशन के बेस पे हम कुछ और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें एक सेम टाइप के वर्क को बार बार रिपीट करना होता है या कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट या सिंपली इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझना है सिंपली लूप्स को या सिंपली इटरेटिव स्टेटमेंट को। इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी इसको हम बोलते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे आपका फॉर लूप के बारे में, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट या सिंपली फॉर लूप। अब देखिए, कोई भी आपका लूप हो और किसी भी प्रोग्रामिंग का पार्ट हो, तो किसी भी लूप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाने के लिए चार चीज़ों का हमने ध्यान रखना पड़ता है। और अगर इन चार एलिमेंट या 4 पार्ट्स को आप समझ जाते हैं तो किसी भी लूप को आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, किसी भी लूप में जो चार चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसमें होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट या सिंपली स्टार्ट, जिसको हम इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो कोई भी लूप आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। दूसरा हमारा होता है इसका डेस्टिनेशन या सिंपली कंडीशन, कंडीशन या इसको हम डेस्टिनेशन बोल सकते हैं कि एक लूप स्टार्ट होने के बाद जाएगा कहाँ तक। और थर्ड हमारा होता है आपका स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स लेके जाने वाला है। इसमें या तो इंक्रीमेंट फॉर्म में हमारे स्टेप्स होंगे या सिंपली डिक्रीमेंट फॉर्म में हमारे स्टेप्स होंगे। और फाइनल हमारा होता है हमारे स्टेटमेंट्स या सिंपली बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप, जिसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स होंगे जिनको हमने बार बार आपका रिपीट करवाना है। तो अगर किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में ये चार चीज़ें आपको पता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जाएगा कहाँ तक, कितने स्टेप लेके वो जाएगा, और उसकी वजह से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए, फॉर लूप का जो सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल सा सिंटेक्स है। फॉर लूप का जो सिंटेक्स हमारा है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, जो कि एक कीवर्ड है, लोअर केस में लिखा जाएगा। देन किसी भी वेरिएबल का नेम आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स मैंने लिख दिया। देन आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि इन। एंड देन हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पे किसी सीक्वेंस को लिखिए, और अगर आपको क्लियर है कि कितने चलाने हैं तो और मैथमेटिकल फॉर्म में चलाने हैं, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं। देन हम कोलन लिखेंगे, एंड कोलन के बाद जितने भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो बार बार रिपीट होंगे। कितने बार? जितने बार आपका ये वेरिएबल यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स हो गया। तो अब दोनों को ही देखते हैं कि सीक्वेंस में कैसे काम करेगा और रेंज फंक्शन में कैसे काम करेगा। तो देखिए, सीक्वेंस पहले तो होते क्या हैं, तो सीक्वेंस में हमारे आ जाते हैं या ऑर्डर्ड फॉर्म में जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे हमारी स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गई, टपल हो गए, तीनों में ही हमारे इंडेक्सिंग होती है। तो इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुमित यहाँ पे लिख दिया, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स इन कोई भी सीक्वेंस, यानी कि एस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए, यहाँ पे एस के अंदर, एस जो हमारा सीक्वेंस है, जितनी इसकी लेंथ है उतने ही बार ये लूप को चलवाता है। यानी कि अभी इसमें 5 एलिमेंट हैं, 5 लेटर्स इसमें हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी? एस होगी, देन यू होगी, देन एम, देन आई, देन टी। अब इसके अंदर आप चाहें तो डायरेक्टली एक्स को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट को अगर आप करेंगे एक्स को, तो यही वैल्यू आएंगी अलग अलग लाइन में इस तरीके से। और इसके अंदर कोई और स्टेटमेंट आप लिखते हैं, यानी कि प्रिंट में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो सिंपली ये हेलो जो है ये 5 टाइम हमारा प्रिंट होगा। इसी तरीके से ये तो एग्जांपल हो गया हमारा स्ट्रिंग का। इसके अलावा अगर आप कोई लिस्ट यहाँ पे देना चाहें, फॉर एक्स इन, आप चाहें तो किसी वेरिएबल का नाम लिखें, उसमें आप एक लिस्ट को असाइन करें, या सिंपली आप एक डायरेक्टली लिस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 14, 18, और इसके अंदर एक सब लिस्ट में बना लेता हूँ 2, 4, देन
17 एंड चलिए इतना ही हम करते हैं। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने किया x को, तो वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले x में आएगी वैल्यू जो पहला एलिमेंट है यानी कि 14, तो प्रिंट होगा 14, देन हमारा प्रिंट होगा 18, देन हमारा एक पूरा एलिमेंट है लिस्ट के फॉर्म में, तो पूरा वही एलिमेंट आएगा यानी कि 2, 4 एंड फाइनली हमारे पास आएगा 17। तो ये हो गया हमारा सिंपली एक सीक्वेंस जो कि लिस्ट टाइप का है। तो सीक्वेंस के फॉर्म में भी ये चल जाता है और साथ ही में अगर नेस्टेड फॉर्म में है तो उसको भी हम एक ही एलिमेंट यहाँ पे मानने वाले हैं। इसके अलावा रेंज फंक्शन, ये काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए रेंज फंक्शन में क्या होता है, रेंज फंक्शन आपके कितने आर्गुमेंट लेता है पहले तो हम ये समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 15, और इसका सिंटेक्स तो आपको पता है, सिंपल इस तरीके से हम लिखते हैं फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 15। अब देखिए कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स हमारी गलती करते हैं किस चीज़ में, वो लिखते हैं फॉर एक्स इन रेंज और रेंज के अंदर वो एक सीक्वेंस लिख देते हैं, यानी कि रेंज लिखेंगे और रेंज के अंदर एक लिस्ट दे देंगे या कभी स्ट्रिंग दे देंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि रेंज एक फंक्शन है और फंक्शन में कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट हमने देना होता है कॉमा के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे वो हमारा चलेगा। तो देखिए फॉर एक्स इन रेंज 15 अगर मैं लिखता हूं तो रेंज फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, अगर हमने एक ही आर्गुमेंट दिया, ये बाय डिफॉल्ट इसको स्टार्ट करेगा 0 से, बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट करता है 1 का, और जो हम वैल्यू देते हैं उससे एक कम तक चलता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे n बोलूँ तो n-1 तक चलेगा। तो देखिए इसमें सभी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी है 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन भी है 14 तक चलेगा, स्टेप हो गया +1 का, और बॉडी ऑफ द लूप तो आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देता हूं सिंपली x को, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 0, 1, 2, 3 अप टू 14। तो ये हो गया रेंज। अब रेंज में अगर हम दो वैल्यू देते हैं, मान लीजिए मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूं, मैंने कहा एक मैंने दे दिया 1, एक दे दिया सिंपली 11। तो अगर एक वैल्यू है तो क्या होगी, वो होगी एंड वैल्यू। अगर दो वैल्यू हैं तो 1 हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया और एंड पॉइंट भी दिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा 1, 2, 3, 4 अप टू आपका 10 तक चलेगा। तो दो चीजें हमने दी, और तीसरी जो नहीं दी है वो बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट होता है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 1, 11, 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा और कितने स्टेप लेके जाएगा, दो स्टेप लेके जाएगा, यानी कि 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। तो ये हमारे 3 की वैल्यू है। अब अगर आप इसमें कुछ ऐसा कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 11 से चले और 1 तक आए, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली रिवर्स में नहीं चलने वाला, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी कोडिंग करते टाइम सेट किया जाता है वो किया जाता है +1 का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे 1 के बाद ये 2 ही जाएगा। तो अगर हम 11 से स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगा आपका 12, 13, 14 एंड ये चलता ही रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी लूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको रिवर्स में चलाना है तो आपको तीसरी जगह पे, यानी कि तीसरा जो अब इसका स्टेप है उसमें देना पड़ता है -1 को। तो अब ये चलेगा 11, 10, 9, 8, 7 अप टू ये 2 चलेगा, क्योंकि एक पहले ये रुकने वाला है। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, अगर आप रेंज फंक्शन का मदद से करेंगे तो इसका आपने ध्यान देना है, अगर एक ही आर्गुमेंट आप दे रहे हैं तो डिफॉल्ट जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा। 2 आर्गुमेंट देते हैं, इसका मतलब है एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। 3 आर्गुमेंट देते हैं तो पूरा लूप आपने कंट्रोल किया और आपने स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेप्स यहाँ पे दिए एंड फाइनली केवल आपने बॉडी ऑफ द लूप यहाँ पे देना होता है। तो ये तो काफी बेसिक सा था। आप चाहें तो सीक्वेंस के साथ रन करें, आप चाहें तो किसी फॉर लूप को रेंज फंक्शन की मदद से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगा, लूप्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मेन 4 पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 45। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 46, जहां पे हम समझेंगे आपका व्हाइल लूप या सिंपली व्हाइल इटरेटिव स्टेटमेंट को, वीडियो नंबर 46।